नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। जागते रहो, आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी और अहम खबर के साथ। दरअसल अफगानिस्तान में मसूद अहमद और तालिबान के बीच जो जंग चल रही थी उससे जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। क्या उनके बीच जो जंग पिछले 6 महीने से चल रही थी अब वो खत्म होने जा रही है? क्या उनके बीच में अब सब कुछ ठीक होने जा रहा है? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तालिबानी नेता और मसूद अहमद के बीच ये एक मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद कहा जा रहा है कि इन दोनों के बीच हो सकता है कि मैत्री वार्ता हो जाए। हो सकता है कि जो जंग चल रही थी पंजशीर को लेकर वो जंग खत्म हो जाए। पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अफगानिस्तान में तालिबान ने पूरे देश पर कब्जा कर लिया है, सिवाय पंजशीर और उसके आसपास के इलाकों के, क्योंकि पंजशीर और तालिबान विरोधी गुट नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट यानी एनआरएफ के नेता अहमद मसूद के लड़ाकों ने तालिबान के सामने सरेंडर से इनकार कर दिया और तब से दोनों के बीच युद्ध जारी है। करीब 5 महीने हो चुके हैं। तालिबान ने पूरी कोशिश कर डाली, लेकिन मसूद की सेना को वो झुका नहीं पाई। तालिबान पंजशीर के निचले इलाकों में तो पहुंच गया, लेकिन मसूद के लड़ाकों ने ऊंचाई वाले इलाकों पर मोर्चा जमा रखा है। पंजशीर के आसपास के प्रांतों में भी तालिबान को भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। पिछले साल अगस्त में यह जंग चालू हुई और अब जनवरी आ चुका है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। अब अफगानिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। मसूद और तालिबानी मंत्री में मुलाकात। ईरान में मुलाकात की खबर। तालिबान ने पंजशीर के नेता अहमद मसूद से ईरान में मुलाकात का दावा किया है। अहमद मसूद के नेतृत्व में एनआरएफ के लड़ाके पंजशीर घाटी में अभी भी तालिबान के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। वहीं अब यह खबर आ रही है कि तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी ने अहमद मसूद से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि यह मुलाकात ईरान में हुई। ईरानी सेना ने मध्यस्थता करके ये मुलाकात करवाई। तालिबान ने एक बयान जारी कर कहा है कि उसके विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने अहमद मसूद से मुलाकात की है। कहा जा रहा है कि ईरान के दौरे पर पहुंचे तालिबानी विदेश मंत्री और मसूद के बीच ईरानी सेना ने मुलाकात करवाई। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। जो अभी अहमद मसूद हैं वो तजिकिस्तान की धरती पर हैं, तो वो एक इंडिपेंडेंट एक्टर नहीं है जो वो अगर उनसे मुलाकात करते हैं तो इसका मतलब है उनके बीच में संधि हो गई है और उनका जो रेजिस्टेंस है ख़त्म हो गया है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो तजिकिस्तान का जो बॉर्डर है, सीमा है, करीब 1300-1400 किलोमीटर है अफगानिस्तान के साथ। तालिबानी विदेश मंत्री इस समय ईरान के अहम दौरे पर पहुंचे हैं। अगर जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि तालिबानी मंत्री और मसूद में मुलाकात हुई है, तो क्या ये किसी हल पर पहुंची हैं? ये अभी सामने नहीं आया। हालांकि अभी इस बारे में कोई बयान मसूद के खेमे से नहीं आया है। अफगानिस्तान में हालात ये हैं कि तालिबान ने लगभग पूरे देश पर कब्जा जमा लिया है। हालांकि पंजशीर के लड़ाकों का कहना है कि उनका क्षेत्र आजाद है। दोनों ही गुट मोर्चों पर डटे हुए हैं। बताया जा रहा है कि अहमद मसूद पड़ोसी देश ताजिकिस्तान में है और वहीं से अपने लड़ाकों को निर्देश दे रहे हैं। मसूद कह चुके हैं कि वो जंग में हथियार नहीं डालेंगे। तालिबान के खिलाफ उनका संघर्ष जारी रहेगा। पंजशीर की ओर जाने वाली सड़कों और निचले इलाकों में तालिबान का नियंत्रण है, लेकिन मुख्य घाटी और ऊंचाई के इलाकों पर मसूद अहमद के लड़ाके तैनात हैं। हालांकि जिस तरह से यह खबर आई कि ईरान में मसूद और तालिबानी मंत्री मुत्तकी के बीच मुलाकात हुई है, तो उसके आने वाले दिन में परिणाम सामने भी आ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत और चीन के बीच एलएसी पर जारी तनाव की। दरअसल भारत और चाइना के कोर कमांडर्स की बैठक, 14वें दौर की जो बैठक है वो 12 जनवरी को होगी। कहा जा रहा है कि यहां पर दोनों देशों की ओर से अपने अपने पक्ष को रखा जाएगा और जो हॉट स्प्रिंग है वहां पर तनाव कम करने को लेकर, अपनी सेनाओं को पीछे करने को लेकर भी बातचीत होने की संभावना है। देखिए इस रिपोर्ट में। पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर तनाव खत्म करने की कोशिशें जारी हैं।
इसी कड़ी में भारत और चीन के कोर कमांडर स्तर की एक और मीटिंग 2 दिन में होने वाली है। भारत चीन के बीच 14वें दौर की बातचीत। 12 जनवरी को मुलाकात। चुशुल मॉल्डो में होगी मुलाकात। भारत और चीन के बीच 14वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बैठक 12 जनवरी को होने जा रही है। यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि करीब 3 महीने बाद दोनों देशों के बीच ये मीटिंग होगी। बताया जा रहा है कि बातचीत मुख्य रूप से हॉट स्प्रिंग इलाके में सैनिकों को हटाने पर केंद्रित होगी। भारत देपसांग बल्ज और डेमचोक के मुद्दे को हल करने समेत बाकी के टकराव वाले सभी स्थानों पर जल्द से जल्द सेना को हटाने पर जोर देगा। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पैंगोंग झील इलाके में हिंसक झड़प के बाद 5 मई 2020 को पूर्वी लद्दाख की सीमा पर गतिरोध पैदा हो गया था। तब से अब तक 13 दौर की वार्ता हो चुकी है। बताया जा रहा है कि कोर कमांडर स्तर की यह वार्ता 12 जनवरी को सुबह 9:30 बजे शुरू होगी। भारत चाहता है कि टकराव वाले क्षेत्रों में मुद्दों को हल करने के लिए सार्थक बातचीत हो। यह मीटिंग ऐसे समय में होने जा रही है जब चीन की तरफ से नए साल के मौके पर एक नया प्रोपेगेंडा किया गया था। गलवान घाटी में झंडा फहराए जाने का एक फर्जी वीडियो जारी किया गया था। इसके बाद चीन के वीडियो का पलटवार करते हुए भारत ने भी गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के हाथ में तिरंगे के साथ तस्वीरें जारी की थी। यह सामने आ गया कि चीन ने जो वीडियो शूट किया था वो उसकी अपनी जमीन में किया गया था। दोनों देशों के बीच पिछली मीटिंग पिछले साल अक्टूबर के महीने में हुई थी, जिसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब एक बार फिर से बैठक होने जा रही है। उम्मीद है कोई नतीजा निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में हुई चूक के मामले में अभी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, लेकिन इस मामले में अब एक नया मोड़ सामने आ चुका है। दरअसल देश के अंदर वकीलों को धमकी दी जा रही है। कहा जा रहा है कि लंदन से वकीलों को धमकी देकर उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे सिख फॉर जस्टिस का हाथ बताया जा रहा है। पूरा मामला क्या है आपको दिखाते इस रिपोर्ट के जरिए। सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकी। लंदन से फोन कर किसने धमकाया? पीएम की सुरक्षा पर सुनवाई से किसको दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट में बेहद अहम मामले की सुनवाई चल रही है। यह मामला पीएम की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के वकीलों को धमकी मिल रही है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई वकीलों को धमकी भरा फोन आया। ये सब फोन एक ही नंबर से आए। ये सब ऑटोमेटेड कॉल थे, यानी कि कॉल पहले ही रिकॉर्ड करके की गई थी। कॉल की ऑडियो रिकॉर्डिंग से ये सामने आया है कि धमकी देने वालों ने कहा है कि मामले की सुनवाई मत करो। कॉल में 1984 के दंगों का भी जिक्र है। देश की धरती से सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को इस तरह से धमकी दी जा रही है और इसके लिए मैं भारत सरकार से ये आग्रह करना चाहता हूं कि तुरंत इस पे कार्रवाई करने की आवश्यकता है। जो भी बात डेमोक्रेटिक ढंग से कोर्ट में उठाई जा रही है, वकीलों को टारगेट किया जा रहा है। उसके लिए जैसे कि आपने बताया, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी ये मांग की कि इसको गंभीरता से लिया जाए। ये कॉल लंदन से आई बताई जा रही है। कॉल करने वाला खालिस्तानी संगठन बताया जा रहा है। मेरे पास पहला कॉल आया था करीब 10:37 पे। उस वक्त मेरा मैटर चल रहा था तो मैंने उठाया नहीं। फिर एक 12:41 पे आया और मेरी जानकारी के हिसाब से जितने भी एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिनकी डिटेल्स प्रॉबेबली वेबसाइट पे है, उन सभी को आया है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हम अपनी ईसी में इस इशू को अभी लेकर के इस पर भी हम डिस्कस करके अगर हमें कोई कंप्लेन करनी हुई ऑन बिहाफ ऑफ द लॉयर्स, हम उस पर ध्यान देंगे और करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने पूरे मामले पर कार्रवाई की मांग की है। कड़ा से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, इनको ट्रेस करके, और इन पे जो भी एक्शन लिया जाना है जल्द से जल्द लिया जाए। इस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल वीरेंद्र कुमार बंसल को चिट्ठी लिखकर धमकी वाले फोन कॉल मिलने की जानकारी दी। गुजारिश की गई है कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
फिरोजपुर में प्रधानमंत्री मोदी के काफिले में हुई भयंकर चूक के मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू ही होने वाली थी। उसी दौरान सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकीलों के पास लंदन के नंबर से एक फ़ोन कॉल आता है और उस फ़ोन कॉल में एक रिकॉर्डेड वॉइस होती है जिसमें कि वकीलों को, जजों को धमकी दी जाती है और ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी से जुड़े मामले की वो सुनवाई ना करें। और साथ में उस ऑडियो में ये भी दावा किया गया है कि जो फिरोजपुर में प्रधानमंत्री के काफिले को रोका गया था उसमें सुरक्षा में जो चूक हुई थी उसके पीछे दरअसल उसी संस्था का हाथ है। इधर आज सुप्रीम कोर्ट में पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाने जा रहे हैं। इस जांच कमेटी में चंडीगढ़ के डीजीपी, एनआईए के आईजी, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल और पंजाब के एडीजीपी भी शामिल होंगे। लेकिन लगता है कि कुछ लोग, कुछ आतंकी संगठन नहीं चाहते कि जांच हो और अब वो धमकी देने पर उतर आए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जागते रहो में आगे बात करते हैं कोरोना की। दरअसल देश में कोरोना विकराल रूप लेता जा रहा है। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों की बात की जाए तो रोजाना 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इसको लेकर स्थिति क्या है। महाराष्ट्र की बात करें, मुंबई की बात करें तो यहां पर आज रात 11 बजे के बाद से नई तरीके की पाबंदियां जो है वो लागू की गई हैं। इधर दिल्ली की बात की जाए तो आज ही डीडीएमए ने इसको लेकर एक बड़ी बैठक बुलाई है। रिपोर्ट देखिए। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए नई पाबंदियां लागू की जा रही हैं। दिल्ली में जारी नए निर्देश। रेस्टोरेंट और बार बंद। दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रफ्तार को नियंत्रित करने के लिए सोमवार को दिल्ली के एलजी ने डीडीएमए, सीएम अरविंद केजरीवाल और एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया समेत बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। कोरोना महामारी को रोकने के लिए कई तरह के सुझावों पर चर्चा की गई। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए अब नए प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस बैठक में फैसला लिया गया कि रेस्टोरेंट और बार बंद रहेंगे। सिर्फ टेक अवे की सुविधा होगी। हर जोन में प्रतिदिन केवल एक साप्ताहिक बाजार लग सकेगा। बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में अतिरिक्त कर्मचारियों की व्यवस्था करने और 15 से 18 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण को बढ़ावा देने की सलाह दी है। इसके साथ ही अधिकारियों से कहा गया है कि बाजारों में ये ध्यान रखा जाए कि लोग कोरोना नियमों का पालन करें। दिल्ली में तेजी से कोरोना महामारी फैलती दिखाई दे रही है और उसी को देखते हुए डीडीएमए की बैठक हुई जिसमें जो एलजी हैं दिल्ली के अनिल बैजल वो शामिल हुए। साथ ही साथ दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी इस बैठक में शामिल हुए और ये निर्णय लिया गया कि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार कोरोना बहुत तेजी से फैल रहा है, ऐसे में रेस्टोरेंट्स के अंदर बैठकर खाना खाने की अनुमति अब नहीं दी जाएगी। सोमवार को दिल्ली में 19,166 नए केस सामने आए। 17 लोगों की मौत हो गई। सोमवार को संक्रमण दर 25% दर्ज किया गया। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लागू हो चुका है। साथ ही कोरोना का येलो अलर्ट भी जारी है। हालांकि अभी दिल्ली सरकार लॉकडाउन से इनकार कर रही है। वहीं मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना की तीसरी लहर तेज हो चुकी है। हालांकि मुंबई में सोमवार को नए केस काफी कम दर्ज किए गए। सोमवार को मुंबई में 13,648 नए केस सामने आए। 5 मरीजों की मौत हो गई। संक्रमण रोकने के लिए सोमवार रात से पूरे महाराष्ट्र में नई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इसे मिनी लॉकडाउन के तौर पर देखा जा रहा है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक महाराष्ट्र में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। धारा 144 लागू रहेगी, यानी दिन में एक साथ एक जगह पर 5 या उससे ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। नए प्रतिबंधों के तहत स्कूल, कॉलेज 15 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं। मैदान, गार्डन,
और पर्यटन स्थल भी बंद कर दिए गए हैं। जिम, ब्यूटी पार्लर और सैलून 50% क्षमता पर काम करेंगे। विवाह, सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रमों में 50 से ज्यादा लोग नहीं आ पाएंगे। सांस्कृतिक या राजनीतिक समारोह में भी अधिकतम सीमा 50 तय की गई है। अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। दिल्ली हो या मुंबई, दोनों ही जगहों की सरकारों ने लॉकडाउन से इनकार किया है, लेकिन कड़ाई बढ़ा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक वीडियो संदेश जारी किया है। उसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश की जनता से वैक्सीन लगवाने की अपील की। साथ ही प्रशासन को निर्देश दिए कि युद्ध स्तर पर लोगों को टीके लगाए जाए। अब मुख्यमंत्री ने क्या निर्देश दिए हैं और क्या वीडियो संदेश में कहा है, वो आपको दिखाते हैं। नमस्कार। प्रदेश की जनता जनार्दन ने प्रदेश के समग्र विकास और सुरक्षा में पिछले 5 वर्ष के दौरान निरंतर अपना सकारात्मक योगदान हमें दिया है। 5 वर्ष का हमारी साथ सरकार का एक कार्यकाल सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इस दौरान पिछले 20-22 महीनों से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और दुनिया इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना से भी जूझ रही है। भारत के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में पूरा देश कोरोना के खिलाफ एक लड़ाई प्रत्येक नागरिक के जीवन और जीविका को बचाने के लिए लड़ रहा है। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, हर गरीब के लिए, जरूरतमंद के लिए फ्री में अन्न योजना, और प्रधानमंत्री जी ने सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था भी की है। मेरी आप सभी प्रदेशवासियों से अपील है कि अभी भी एक संख्या है जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है। मेरी आप सबसे अपील होगी, कोरोना के खिलाफ लड़ाई ये देश की लड़ाई है। हर एक व्यक्ति का जीवन बहुमूल्य है और इस बहुमूल्य जीवन के लिए कोरोना का वैक्सीन एक सुरक्षा कवच है। इस महामारी का तीसरा वेरिएंट भी आ चुका है। घबराने की आवश्यकता नहीं, सतर्कता और सावधानी हमें इस महामारी से बचाने में बहुत सहायक होगी। मेरी आप सबसे अपील है कि आप सभी लोग जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन नहीं ली है, वे कोरोना की वैक्सीन जरूर ले लें। तो कोरोना पूरे भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कोहराम मचा रहा है। एक तरफ तो डेल्टा वेरिएंट से लोग शिकार हो रहे हैं, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन के चपेट में आने से कोरोना पॉजिटिव होने की संख्या तकरीबन लाखों में जा चुकी है। और इन सब के बावजूद अब ये एक नया वेरिएंट जिसे डेल्टाक्रॉन कहा जा रहा है उसने दस्तक दे दी है। अब इससे आने वाले समय में कहा जा रहा है कि और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हो सकते हैं। डेल्टाक्रॉन है क्या, ये आपको समझाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। डेल्टा और ओमाइक्रोन गए नहीं, डेल्टाक्रॉन आ गया। 2 साल हो गए, कोरोना खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसके नए नए रूप सामने आते जा रहे हैं। पिछले साल डेल्टा वेरिएंट ने पूरी दुनिया में तबाही मचाई। साल 2021 के अंत में ओमाइक्रोन वेरिएंट आ गया। देखते देखते पूरी दुनिया में लाखों लोग संक्रमित होने लगे और ये अभी कम नहीं हुआ है। WHO चेतावनी दे चुका है कि ओमाइक्रोन की सुनामी आएगी। अमेरिका समेत कई देशों में ओमाइक्रोन की वजह से लाखों केस रोजाना आ रहे हैं। इसे कैसे निपटा जाए, इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच चिंता का एक नया रूप आ गया है। सामने आया कोरोना का नया वेरिएंट।
साइप्रस में मिला डेल्टा क्रोन। वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि कोरोना का नया वेरिएंट डेल्टा क्रोन सामने आ गया है। इसमें डेल्टा और ओमाइक्रोन दोनों के लक्षण हैं। साइप्रस में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। साइप्रस यूनिवर्सिटी में डेल्टा क्रोन की खोज हुई है। दोनों वेरिएंट के मिलने से नया स्ट्रेन बना। डेल्टा क्रोन का जेनेटिक बैकग्राउंड डेल्टा के समान है। इसमें ओमाइक्रोन जैसे कुछ म्यूटेशन भी हैं। डेल्टा क्रोन के 25 मामले सामने आ चुके हैं। डेल्टा क्रोन कितना खतरनाक होगा, अब इस पर शोध चल रहा है। हालांकि शोधकर्ता पहले ही यह अंदेशा जता चुके हैं कि अगर डेल्टा और ओमाइक्रोन एक साथ किसी को संक्रमित करते हैं तो सुपर वेरिएंट बनने की आशंका है। यह सुपर वेरिएंट बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अभी यह पता नहीं चला है कि डेल्टा क्रोन कितना खतरनाक होगा। इस बीच डेल्टा और ओमाइक्रोन ने दुनिया को परेशान कर रखा है। रोजाना के मामले 18 से 20 लाख तक सामने आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कानपुर और कन्नौज में इत्र कारोबारियों के यहां छापेमारी के बाद आज एक बार फिर से कानपुर में एक बड़ी गुटखा कंपनी के 2 अधिकारियों से पूछताछ की गई। उनके यहां छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बताया जा रहा है कि इनसे घंटों तक पूछताछ होती रही और कहा यह भी जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि आने वाले वक्त में कई बड़े खुलासे इनके जरिए हो सकते हैं। कानपुर और कन्नौज में इत्र व्यापारियों के घर छापेमारी के बाद अब कानपुर में एक नामी गुटखा कंपनी से जुड़े लोगों के घर छापेमारी की गई। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी के मामले में डीजीजीआई ने अपनी जांच का दायरा बढ़ाया है और एक बार फिर से कानपुर की ओर रुख किया। इस बार गुटखा पान मसाला बनाने वाले एक बड़े समूह के यहाँ छापेमारी की शुरुआत हुई। डीजीजीआई की टीम ट्रांसपोर्ट नगर स्थित ठिकानों पर पहुंची, जहां टीम ने फैक्ट्री, गोदाम और कार्यालय में छापेमारी की। डीजीजीआई ने कंपनी के 2 लोगों से कई घंटे तक पूछताछ की। बताया जा रहा है कि जांच टीम को दस्तावेजों में हेरफेर के सबूत मिले हैं। कानपुर में एक बड़े पान मसाले समूह के 2 लोगों को कल डीजीजीआई की टीम ने उठाया है। आपको अगर बताएं तो डीजीजीआई का ऑफिस इस वक्त हम यहाँ मौजूद हैं, यहीं पर है और कहीं ना कहीं पीयूष जैन के घर रेड के बाद से लगातार जो जांच एजेंसियों का दायरा है वो बढ़ रहा था और जो इनकी यूनिट थी यहाँ पर जो इनका काम देखते थे, उन 2 लोगों को यहाँ से उठाया, उनसे लगातार पूछताछ चल रही। हालांकि अब से कुछ देर पहले ही यहाँ से लेकर के उनको किसी अन्य ठिकाने पर पूछताछ के लिए ले गए हैं। लेकिन जिस तरह से देखा जाए पीयूष जैन के घर से भारी मात्रा में कैश मिला था, उसके बाद से ही जो डीजीजीआई की टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही थी। माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में कार्रवाई और तेज की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर पान मसाला फैक्ट्री के मालिक को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। डीजीजीआई अहमदाबाद की टीम ने 22 दिसंबर 2021 को पान मसाला कंपनी और गणपति ट्रांसपोर्ट पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया था। यहीं गणपति ट्रांसपोर्ट से मिले कागजात के बाद इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। अब एक बार फिर से डीजीजीआई की टीम पान मसाला कंपनी के दफ्तर पहुंची। बहरहाल इन कार्रवाइयों के बाद से पान मसाला कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। माना जा रहा है कि जांच का दायरा और बढ़ाया जा सकता है और उससे कई और खुलासे होने की भी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और फिलहाल के लिए जागते रहो में केवल इतना है। रुक रहा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी रिपब्लिक भारत पर खबरें जारी हैं।